हाई स्कूल हिंदी प्रश्न पत्र 2025 हल बहुविकल्पी प्रश्न। शुक्ल युग लेखक हैं नाभा दास, शिवपूजन सहाय, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, शिवपूजन सहाय। मोहन राकेश का नाटक है अजातशत्रु, सिंदूर की होली, स्वर की झलक, आधे अधूरे आधे अधूरे। साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा है आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक, निबंध। माँ के आंगन चह के द्वार के रचयिता हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनपुरी, प्रभाकर माचवे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं राजर्षि प्रसाद सितारे, हिंसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका उत्तर हो जाएगा। रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं केशवदास, घनानंद, ठाकुर, बिहारी। केशवदास बिहारी जो है रीति सिद्ध के हैं, घनानंद और ठाकुर रीत मुक्त के हैं। प्रयोगवाद युगन कृति है कामायनी, प्रिय प्रवास, रंग के भंग, धूप के धान, धूप के धान। प्रयोगवाद 1943 से शुरू हुआ था, प्रथम तारसप्तक जब प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय इसके प्रवर्तक कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना है हिमतरंगिणी, चिदम्बरा, यशोधरा, त्रिधारा, चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति की सुकुमार कवि कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं सुमित्रानंदन पंत। तीसरा तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। दूसरा तारसप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था। गंगा लहरी के रचयिता है भूषण मतिराम पद्माकर इसके रचयिता हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है विस्मय, उत्साह, हास, जुगुप्सा, हास। चरण कमल बंदो हर राय में अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, परास, रूपक। सुरना छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। सोठा में 4 चरण होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, और तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोठा दोहा का उल्टा होता है। अब व्याकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुवधि, अभि, अशु, अभि। माता पिता में समास है कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। इसमें द्वंद्व समास। अमृत का पर्यायवाची है जीवन, पावन, अमीय, पीय, अमीय। इसका उत्तर है युष्मा चतुर्थी का वचन का रूप है तुभ्यम, युष्मास, तुभ्यम। रचना के आधार पर वाक्य भेद है 4, 3, 6, 5, 3। भाववाच में प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं। क्रिया की, कर्ता की, कर्म की, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि भाववाच में भाव की प्रधानता होती है। विकारी पद के भेद हैं 3, 6, 8, 4। खंड व वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वह अश्वारोही वह खड़ा था, बुढ़िया का पुराण पंछी अनंत में उड़ गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहीं पर एक दिन विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें कहीं ममता का नाम नहीं है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश पर 3 प्रश्न लिए गए हैं, उनका उत्तर आगे है। प्रश्न 1 का उत्तर, गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरे का उत्तर, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की स्मृति में मंदिर बनवाया। तीसरा, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। सातों देश के राजा हुमायूं ने इस झोपड़ी में जहाँ बुढ़िया ममता रहती थी विश्राम किया था, अथवा ममता ने हुमायूं को आश्रय दिया था क्योंकि शेरशाह के युद्ध के पश्चात वह थका हुआ था और रात के समय हो जाने पर अकेला भागते भागते बचते बचते इसी झोपड़ी में आश्रय मांगा जहाँ ममता रहती थी। ममता ने हुमायूं को आश्रय दिया। 47 वर्ष पश्चात उसके पुत्र अकबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर ने अपने पिता के याद में स्मृति में वहीं पर मंदिर बनवाया जहाँ ममता की झोपड़ी थी और हुमायूं ने जहाँ कठिन समय गुजारा था। अथवा मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांच घटना के एक एक क्षण के भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग के किस देश और जाति ने चंद्रमा पहुंचने के सपने नहीं संजोए। आज धरा के 2 मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटना कौन थी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 1 का प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य के पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। दूसरे का, मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी चांद पर पहुंचना। 1969 में अपोलो यान से चांद पर आदमी पहुंचा था। तीसरे का,
कई युगों से विभिन्न देशों के लोग और अनेक जातियों के प्रतिनिधि चंद्रमा पर पहुंचने के सपने देखे थे, पर वह सच नहीं हुए। पर आज इसी धरती के दो निवासी, नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका से और एल्ड्रिन रूस से चंद्रमा पर पैर रखने के लिए उड़ान भरने को तैयार थे। दूसरा, निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मिला शिव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाए सभी प्रसाद यहाँ। उपरोक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कोटि कोटि कंठों से मिलकर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पदांश का संदर्भ। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद साहित्य के भारत माता का मंदिर यह पाठ से लिया गया है। इसके कवि मैथिली चरणगुप्त हैं। कवि कहता है कि हमारा सभी कार्य न्यायपूर्ण होना चाहिए और हमारा कर्तव्य का उद्देश्य मुक्ति मोक्ष पाना होना चाहिए। जितने भी सेवक और अनुयायी हैं जो भारत माता की सेवा करते हैं, वो करोड़ों लोग एक साथ भारत माता का जय घोष करते हैं और सभी का कल्याण यहाँ होता है और सभी प्रसाद पाते हैं। तीसरा, कोटि कोटि कंठों से मिलकर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अथवा पूर्ते निकसी रघुवीर बधु धर धर दय मग में डगद्वय झलकी भरी भल कनि जल की पूट सुखी गए मधुराधर वह। फिर बुझाती है चलनो कब केत के पणकोटि करियों कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वय। उपयुक्त पदांश का शीर्षक एवं कवि का नाम का उल्लेख कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पदांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विशेषण विशेष से छाट कर लिखिए। एक प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद साहित्य के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। दूसरे का आंसर है श्रृंगवेरपुर से राम लक्ष्मण और सीता जी बड़े धीरज के साथ कुछ कदम चले थे कि सीता के माथे पर पसीना आने लगा और उनके मधुर होठ थकान के कारण सूखने लगे। तब सीता ने राम से पूछा, अभी हम कितनी दूर चलना और पड़ेगा? कितनी दूर पर झोपड़ी कुटिया बनाकर रहेंगे? सीता की हृदयता को भांप कर राम की आंखें आंसुओं से भर आती है। तीसरा, मधुराधर दो शब्दों से मिलकर बना है। मधुर धन अधर। मधुर का अर्थ होता है मीठा, जबकि अधर का अर्थ होता है होठ, अर्थात मधुराधर का अर्थ हुआ मीठे होठ। मीठा विशेषण है, जबकि अधर होठ जो है विशेष है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी यम विमल सलील तरंगया कूले स्थिता अश्य घट्टानां आकृति पंक्ति धलवायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घटानां शोभां विलोक्य बहु प्रशंसति। उत्तर संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद। वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। स्वच्छ जल की तरंगों वाले गंगा किनारे स्थित है। इससे घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य प्रति आते हैं और घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अथवा पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीं भवान् पृच्छतु प्रहेलिकां दण्डदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कश्चित् प्रहेलिकाम् अस्मरत् अतः अधिक लज्जभावमानः अब्रवीत् स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उदरं ब्रूहि। तदा स ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम् अवदत् पत्रमिति। उत्तर संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद। फिर ग्रामवासी ने कहा, अब आप पहेली पूछें। दंड देने से दुखी नगरवासी बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद न कर सका, अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तब उस ग्रामवासी ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, पत्र, चिट्ठी। चौथा, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में अनुवाद कीजिए। न वे तावनाद तापनाद बन ही मध्य न वै विक्रियात क्लेशयमानो अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जनाः गुंजया तोलयन्ति।
संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद। सोने की आग के मध्य तपाने पर दुख नहीं है, न ही विक्रय करने पर दुख है, न ही काटने पर दुख है। स्वर्ण को बस गुंजा के साथ छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने तोला जाता है, इसी बात का दुख है। अथवा अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखम स्फुट वक्ता न च योजनाति स पंडितः। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक एक महत्वपूर्ण पहली है जो हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। यह श्लोक प्रबुद्धो ग्रामीण अध्याय से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद। जिसके पैर नहीं है फिर भी वह दूर तक जाता है, वह साक्षर पढ़ा लिखा तो है पर पंडित नहीं। जिसके मुंह नहीं है फिर भी वह स्पष्ट बोलता है, जो इसका उत्तर जानता है वही सच्चा पंडित है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। मुक्ति दूत महाराजगंज जिले में पढ़ाया जाता है। हर जिले का अपना अपना खंड काव्य होता है, तो हम मुक्ति दूत पर आधारित प्रश्न का आंसर देंगे। मुक्ति खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं में से है सत्य और अहिंसा के पुजारी, महान नेता, समाज सुधारक, दृढ़ निश्चयी, त्यागी, सरल और देशभक्त के सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता दिलाने वाले, जन जागरण करने वाले और मानवता के प्रति प्रेम करने वाले, जन जागरण करने वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित है। गांधी जी का जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक है जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हाँ, दूसरे का है आंसर। मुक्ति दूत खंड काव्य के दूसरे सर्ग में गांधी जी के सपने और माता दिखाई देती हैं जो उन्हें सत्य, अहिंसा और न्याय के पथ पर चलने की शिक्षा देती हैं। गांधी जी विचार करते हैं कि कोई भी गरीब न रहे, कोई भी बच्चा भूखा या नंगा न रहे। गांधी जी समाज में से छुआछूत और भेदभाव का मिटाना चाहते हैं। गांधी जी हरिजनों का उद्धार करने के लिए उन्हें अपने आश्रम में जगह देते हैं, जिससे गांधी को चंदा मिलना बंद हो जाता है और उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। फिर भी वो अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहते हैं और कहते हैं कि यदि हमारे आश्रम को चंदा नहीं मिलेगा तो हरिजनों की बस्ती में जाकर रहेंगे। और फिर गांधी जी के सपने में गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं जो गांधी जी को भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्हें मुक्ति दूत बनने के लिए प्रेरित करते हैं। छठा है निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय। जयप्रकाश भारती का जन्म 2 जनवरी 1936 को उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय था। भारती ने मेरठ में ही BSc की पढ़ाई पूरी की। इनकी गुप्त रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हिमालय की पुकार, अथाह सागर, चलो चांद पर चले इत्यादि। भारती का निधन 5 फरवरी 2005 को हुआ था। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मत्स्य शरण गुप्त, बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जीवन परिचय। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को मध्य प्रदेश के दुर्ग में हुआ था। उन्होंने मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय से BA तथा सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी विषय में MA किया। इनकी प्रमुख रचना है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, घास में दुबका आकाश, कहीं नहीं वही इत्यादि। अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। निर्छिर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वम अस्मिन् धुनान्यः कुलवर्तम पालयिष्यति कः। 8वां है विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य DAV इंटर कॉलेज हुगली। सभी ने निवेदन कि हमारे विद्यालय में क्रिकेट से संबंधित बल्ला और गेंद नहीं है तथा सिस्टम, हेलमेट और पैड नहीं आता। इन आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की कृपा करें। प्रार्थी श्याम शरण शर्मा, कक्षा 2 से। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अलक्षेन्द्र का आसी दुराग्रह कुत्र नास्ति भूमे गुरुतरः किम अस्ति कूपा किमर्थ दुःखम अनुभवति। अलक्षेन्द्रः यूनानस्य निरपः आसीत् दुराग्रह धर्मे नास्ति। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सांप्रदायिकता एक अभिशाप, विज्ञान वरदान अभिशाप, छात्र अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, कृषि यात्रा का वर्णन। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य पूरे भारत को साफ सुथरा करना है, इसलिए इन भागीदारी आवश्यक है, जन भागीदारी आवश्यक है। साफ सफाई से व्यक्ति, समाज और देश स्वस्थ रहता है। स्थानीय स्तर
से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी लोगों को भागीदारी आवश्यक है। घरों से लेकर सड़कों तक की सफाई की जानी चाहिए। कूड़े को एक निश्चित स्थान पर एकत्रित करके उसे ऊर्जा बनाया जा सकता है। गांव से लेकर शहर तक भारत में नालियां जाम रहती हैं, क्योंकि ज्ञान के अभाव से लोग उसमें प्लास्टिक फेंक देते हैं, जिससे नाले का प्रवाह हो जाता है। इस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सड़कों और नालियों की सफाई से है।